हम बिन गांव से काफी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थी कि एक टीले के ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। इसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दर्रे में दाखिल हो गए। ये दर्रा एक तंगो तारीख घाटी से गुजर कर एक खुश्क नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गए, जहां मेरी मुलाकात हिल्ली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरल से हुई। मैंने इसे थैला दिया तो इसने तरकारी निकालकर गौर से इसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का इशारा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्ता बिछा हुआ था। मैं इस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में हो रहा था, इसलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट इसने हिल्ली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुंह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताया कि मुझे इसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकालकर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसने एक डब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सुराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डब्बों के पीछे छुपकर बैठ गया। बंद डब्बे की दुर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डब्बा खिसकना शुरू हुआ और इसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हिल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। इसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। इसने कई पुल अबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। यहाँ से चली तो इसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे ना कट जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगे। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दुर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निसफ घंटा लगा दिया। आखिर एक हल्के से धचके के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थी। अब सबसे बड़ा मसला डब्बे से बाहर निकलने का था। डब्बा बाहर से बंद था। जब तक इसे कोई बाहर से ना खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डब्बे के पहियों पर हथौड़े की ज़रब लगाता गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंखें चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डब्बे में हबस हो गया था। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई थी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हों। मैं डब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डब्बे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज़ लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे, जो मेरे लिए आज़ादी का पैगाम था। जब आवाज़ें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफ़ी फासले पर एक डब्बे का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हे भी ज़ाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल उबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आया तो मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई।
ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं सेकंड क्लास के इंतज़ारगाह में दाखिल हो गया। यहाँ भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमज़ोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। यहाँ मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनाई। इसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला के बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरिक़ी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज़ का किराया जमा करूँ और ढाका से लाहौर चला जाऊँ। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म के सनसनीखेज़ वाक़यात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे इसकी कोई खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आदि सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरिक़ी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ़ तो था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले कि टिकट चेकर प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्यूटी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल, रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ी पोश बंगला और बिहारी ख़वातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फ़ौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने इसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी की तरफ देखने लगा। मैंने इसे पंजाबी में बताया कि मैं सिलहट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया, अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश इखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कहीं काम भी मिल जाए। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठ गया कि इसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। बीच में सब्जे की एक रविश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाएं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नजर आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुरा में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था, मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को इधर चलने का इशारा किया। मैंने इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर कहीं आँख खुली। मैं हाथ मुँह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर बैठकर भिंडी, तोरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूँ। खान होटल का मालिक मलक अला यार खानपुर मगरबी पाकिस्तान का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने इससे बात की तो इसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाईजान यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने इसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ तो कहने लगा, भाई जी तो ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादर भट्ट साहब कालीनों का कारोबार करते हैं, इनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें कोई काम मिल जाए।
मैं नादर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुरा के इलाके में पैदल ही इनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठी नुमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी, ऊपर इनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके इनके पास बैठ गया। इनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कालीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सिलहट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था। लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूँ। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा। तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहसीयत मुंशी मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल में ही रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जुलूस निकालते। इनका मुतालबा था कि यहिया हुकूमत असम्बली का इजलास तलब करे। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम इधर तुम का नारा लगा दिया था। फरवरी में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बिहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे थे। बंगाली जुलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। इनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। भाषानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहिरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चटागांग जाकर बहरी जहाज पकड़ लूँ और कराची रवाना हो जाऊँ। मैंने इस मकसद के लिए मजीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर ली। 1 मार्च को याहिया खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इस वक्त तक मुक्ति बाहिनी, तलबा और भारतीय फौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेस में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। याहिया हुकूमत ने इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूट मार और आतशजनी की वारदातें शुरू हो गईं। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट कर नजर आतश किया जाने लगा। मशरिकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट पड़े। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसलिए अभी तक बचे थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अगले रोज शेख मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अयूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे बेड़ियों की तरह गुर्राते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हुजूम दर हुजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। बंगला पुलिस और फौजी रेजिमेंटें बगावत करके असला लेकर मुक्ति बाहिनी के साथ जा मिली थी। भट्ट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी भट्ट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटों की ब्लैक हो रही थी और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले से ही वेटिंग लिस्ट पर थी। भट्ट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से मगरबी पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक़्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने अयूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज पंजाबियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी। दूसरा भागा तो इसे हुजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चटागांग, बोगरा, रंगपुर, सिलहट और दूसरे अहम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थी। मुजीब ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर न जाए। इसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए थे। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती। हर तरफ लूट मार, आतशजनी, अगवा और कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म था।
लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फौज अभी तक कमाल ज़ब्तो तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फौज याहिया हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाले, मगर याहिया अपने ही हाल में मगन हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था, उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरिकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी, नफरत की आग, बहमीयत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता है कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था मैं किसी न किसी तरह मशरिकी पंजाब की जानिब से सरहद पार करने की कोशिश करता, जबकि मैं हज़ारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रात को पहरा देते। यहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर बाटे साहब को बताए बगैर रक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुँच गया। चूँकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने न पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने के गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 के मुहाजिरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थी वो याद आ गई। पंजाबी, बिहारी और पठान कुंबे हुजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे। इस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थी। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी, जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती इसकी तलाशी ली जाती और इसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। इसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थी। कहने लगे, याहिया खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंजाम होगा। दफतन एक स्याह मोरस वहाँ आकर रुकी। इसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि इसे मुक्ति बाहिनी वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहां से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रक्षा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यूं महसूस होने लगा था जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रक्षे वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने के बजाय एक बंगाली रक्षे वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली जुबान में कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रक्षे में न बैठूं, लेकिन इस वक्त तक रक्षा सड़क पर दौड़ने लगा था। रक्षा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक कर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर है कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रक्षाबान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रक्षे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं इसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। इस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़ाकता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी, चुनाचे मैंने रक्षे वाले को कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रक्षे वाला भी बंगाली है और इसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कम वक्त कहीं मुक्ति बाहिनी गिरोह के हवाले न कर दी। रक्षा 2-3 ज़ेली सड़कों से गुजर कर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बहुत बड़ी टंकी थी। मैंने रक्षे वाले से पूछा वो किस तरफ आ गया है। इसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू इधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रक्षा इनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं रक्षे में सिमट कर बैठा रहा। रक्षा इनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रक्षा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रक्षा ड्राइवर ने रक्षे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है। और इसके साथ इसने रक्षे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर इनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थी, मगर इतनी घबराहट इस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर रक्षे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहां का कहां जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुरा पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रक्षे वाले से कहा कि वो मुझे कहां ले आया है। हम एक छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे।
जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वज़ा के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रिक्शे वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रिक्शा ड्राइवर घेर कर मुझे किसी दुश्मन के इलाके में ले आया है। लेकिन इसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया। इसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रिक्शा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक लाया और नीचे उतर गया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रिक्शा ड्राइवर ने तेजी से रिक्शे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पाँव मारता हुआ इस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रिक्शा नीम पुख्ता सड़क पर हचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया। फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं इसके रहमो करम पर था। इसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने इससे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर जाता था। बाबू अभी बाहर खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने इसे बंगला जुबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। इसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज़ दी जो इसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ख़तरनाक है। तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ आऊँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।